ऐसे नहीं कि आजकल इतनी सारी प्राइवेट लैब बनी हुई है तो 2,500 का दे के अपने 25 टेस्ट 30 टेस्ट 40 टेस्ट का वो एक ब्लड टेस्ट सैंपल लेके रिपोर्ट दे देते हैं, फिर वो इधर तो घूमते रहते हैं, व्हाट्सएप पे ढूंढते रहते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड को भेजते रहते हैं, देखना जी कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज़ नहीं है। आप पैसे वेस्ट मत करो। 2,500 रुपये वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 200 रुपये डॉक्टर की फीस दो, आप अपना रूटीन ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह कुछ चीज़ चेक कराओ। क्योंकि आप अगर जब जाओगे डॉक्टर के पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, आप सिर्फ ये जाना चाहते हो, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहते हो कि मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जैसे बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, वो किसी के माथे पे लिखे नहीं आती है, ना उसको कोई ऐसे आवाज़ आती है अंदर से कि मेरे को शुगर हो गई है। स्वास्थ्य परम सुखम, यानी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज़ है। मगर क्या आप लोगों को पता है कि हकीकत में स्वास्थ्य के मायने क्या होते हैं? अगर नहीं तो आज उसी की चर्चा करने के लिए मैं अंकिता सिंह, सिटी बिग न्यूज़ पर आपके सामने हूँ और मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर महेंद्र गंगवा, जो कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। नमस्कार, थैंक यू जी सर। हेल्थ, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हेल्थ से सिर्फ मतलब इतना है कि उनकी बॉडी में कहीं दर्द ना हो, वेट उनका परफेक्ट हो, चेहरा चमकता हुआ हो। क्या हकीकत में एक अच्छी हेल्थ, एक परफेक्ट हेल्थ यही है? ठीक है, आजकल हर आदमी है ना, जैसे स्वास्थ्य को बीमारी ना होना या बीमारी क्या है या दर्द है, तकलीफ है या नहीं है, इस चीज़ से तोड़ने लग जाता है। बिल्कुल। पर अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर जो हेल्थ को मॉनिटर कर रही है, उसकी डेफिनेशन को माने हम जी, जो हम लोग पढ़ाते हैं, समझते हैं, हर आदमी को समझनी चाहिए। उसका मतलब है कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ नहीं है। बीमारी का होना ना होना ऐसा नहीं कि हेल्दी है हम। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जी, इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है। यानी कि बंदा जो है उसमें ना सिर्फ बीमारियां ना हो, बल्कि मेंटली उसमें स्ट्रेस ना हो, बहुत सारा डिप्रेशन ना हो, एंड सोशली भी वो उतना ही स्ट्रोंग हो, कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पर भी वीक फील ना कर रहा हो। बिल्कुल। हम है ना, जैसे हेल्थ की तुलना करते हैं तो मोस्टली हम फिजिकल अपनी बॉडी से करते हैं कि मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सही चल रहे हैं, मसल ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल। बट हेल्थ एक बिग ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म के अंदर क्या है, हमारे को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपना मेंटल हेल्थ भी देखना है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है। स्ट्रेस में आप देखोगे कि लोगों को रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ऐसी तकलीफ होती है जिस चीज़ को आप फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट, तो उनको हम क्या देते हैं, वेग कंप्लेंट बोलते हैं उसको। ऐसी कंप्लेंट जिसको किसी भी शरीर के अंग से नहीं जोड़ सकते। और अगर उस सबका अगर हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो अल्टीमेटली पता चलता है कि उसको मेंटली पेशेंट इल है, उसको मानसिक रूप से उसको संतुलन ठीक नहीं है, वो चीज़ है। और उसके पीछे कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो सोशल लाइफ का, हमारे जो सामाजिक वातावरण है, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा आसपास की अगर हम घटनाएं देखते हैं और सब कुछ शांति है तो हम अपने आप खुश रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम कि अफगानिस्तान हमारे से काफ़ी दूर है, और अफगानिस्तान में तालिबान की हलचल से सारे लोग मतलब एकदम से स्ट्रेस में आ गए हैं। भारत है, पूरा ऑस्ट्रेलिया तक जाके देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी मतलब हलचल में आ गया है। तो सोशल लाइफ का हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वेलबींग, हमारे को कोई तकलीफ नहीं किसी तरह से, उसको हम हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, चलिए सोशल की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ हमारा ही काम नहीं होता है। लेकिन बात करें फिजिकल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की, तो सबसे ज़्यादा इसका जो कारण रहता है हमारा लाइफस्टाइल रहता है कि हम किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें हमारी खास होनी चाहिए जो डिस्क्राइब करती हैं हमारी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, जो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? तो मैं हमेशा ही ना हर किसी आदमी को ये कहता हूँ, बीमारी डॉक्टर हमारा, जैसे पिछली बार भी एक मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने कहा था कि अच्छे हॉस्पिटल होना या अच्छी सुविधाएं होना हमारे स्वास्थ्य को डिस्क्राइब नहीं करती है। स्वास्थ्य को डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास कितने कम मरीज है और कितने लोग हेल्थी है, उससे हमारा स्वास्थ्य होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है नेचर का है, और लॉ ऑफ नेचर है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ को जैसे हम हर आदमी को पता है, हमारे जितने भी संत महात्मा भी है या जितने भी योगी थे या हमारे आयुर्वेदा में थे या अभी भी आज के दिन में है, हम रूटीन देखते हैं, तो दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। दिनचर्या में जैसे सूरज सुबह उठेगा आपका
पूर्व से उगेगा, पूरा दिन रहेगा, फिर पश्चिम में छुप जाएगा, नेक्स्ट डे फिर रात होएगी, फिर दोबारा घूम के आ जाएगा। उसी हिसाब से हम मौसम देखते हैं। तो सर्दी आएगी, सर्दी बाद बसंत आएगी, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, सर्कल चलता रहता है। वो कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। आप देखते हो, अगर टाइमिंग भी देखते हो आप, अगर बारिश का मौसम का देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, तो गॉड देयर इज सम सुप्रीम पावर, उस चीज़ को समझना है। और उसने एक रूटीन बनाए रखा हुआ है लाइफ का, वह रूटीन हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो हमारा उठने का टाइम जो एक रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि आप नहीं उठते हो। तो जैसे सोने का टाइम, खाने का टाइम, ठीक है, हर चीज़ का, हम टॉयलेट जाते हैं या वर्क कितनी देर करते हैं, उसका एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखोगे कि मतलब कई बार आप अपना खुद का देख लो, या मैं अपना देखता हूँ कि मैं रोज़ सुबह 5:30 उठता हूँ मान लो, तो मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 5:30 एग्जैक्ट आँख खुल जाएगी। मोर ऑफ टाइम 99% 5:30 हुए होते हैं, 2 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे। वो चीज़ कैसे होती है, उसके पीछे होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे दिमाग के अंदर बॉडी ने, भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। इतने बढ़िया सेंसर बनाए हुए हैं। जैसे हम सेंसर को एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको कोई धूल मिट्टी आती है, एकदम से छींक आ जाती है, मीन की बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है और जो भी डस्ट है, पोल्यूशन है, उसको एकदम से बाहर निकाल देती है, बॉडी के अंदर ना जाए। इसी तरह अगर बॉडी के कंटेक्ट में कोई गर्म चीज़ आएगी या कोई इचिंग वाली चीज़ आएगी, तो इचिंग होती है, हम एकदम से उसको ध्यान करते हैं। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो रिस्पॉन्ड करती है, वो एक बहुत बढ़िया सेंसर है। उसी हिसाब से हमारे को अपनी रूटीन बनाना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। उठने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, ये सोने का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सर, जिस तरीके से आपने बताया कि टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि चलिए हम सुबह जल्दी भी उठते हैं, दिन भर मेहनत भी करते हैं, खाना भी ओवरऑल प्रॉपर खाते हैं, मगर फिर भी रात को नींद नहीं आती है, तो करें क्या? ये स्लीपिंग पैटर्न में मतलब दिक्कत का कारण क्या है? बिल्कुल, जैसे हमारा आजकल का, मैं वही बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के अंदर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होगी है, उसमें कहीं न कहीं फिजिकल स्ट्रेस के साथ में मेंटल स्ट्रेस होता है। ठीक है। जब तक आपके दिमाग में सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको नींद नहीं आएगी। और आमतौर पे देखा गया है जो मेंटल सिकनेस है या मानसिक तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, उसकी सबसे पहली निशानी होती है नींद ना आना। तो उसके पीछे हमें कहीं न कहीं कारण ढूंढना पड़ेगा। उसमें कारण क्या हो सकता है? वर्क प्रेशर हो सकता है आपका। ठीक है। कि वर्क प्रेशर में क्या हो सकता है कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे जहाँ काम कर रहे हो, आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो, आपकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, पर जो सोशल लाइफ वाली बात आती है, वर्किंग प्लेस पे भी कहीं न कहीं सोशल डायलेमा है। आपका कोई दूसरा कुलीग है, वो नहीं चाहता कि आप प्रोग्रेस करें, वो आपके लिए एक न्यूसेंस बना हुआ है, और उसका स्ट्रेस कहीं न कहीं वो आपके काम के अंदर टांग अड़ा रहा है बीच में। ठीक है, आपके बॉस के सामने कोई आपकी रिपोर्ट गलत जा रही है, आप इतना अच्छा काम करते हो, फिर भी आपको मतलब वो ग्राफ नहीं मिलता जो दूसरा आदमी को ये है कि जैसे आज चापलुसता की दुनिया आ गई है, तो चापलूसी कर करके वो कान भर भर के बॉस के, और कहीं कहीं आपकी प्रॉब्लम वो आगे निकलने के लिए आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो वो एक तनाव का कारण बन सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ की बात होगी, एक चीज़ हमारी। दूसरी कहीं पे कई और चीज़ हो सकती है जो कि मतलब कि हमारे को जो अगर आप रूटीन के अंदर, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मेंटल हेल्थ की बात में स्लीप की बात आपने की, स्लीप पैटर्न के बारे में कहते हो, तो स्लीप पैटर्न के लिए क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको सोने का टाइमिंग रूटीन ज़रूरी है। कि आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया कि मैं जैसे सुबह उठ के अपना ऑफिस से आऊँगा, भाई शाम को अगर 8 बजे फ्री हो गया हूँ, 9 बजे खाना खा लिया, 8 बजे खाना खा लिया है, तो मेरे को 10 बजे सोना या 10:30 बजे सोना है। तो रूटीन के हिसाब से उस समय अपना सोने का टाइम फिक्स रखें। आधा घंटा आगे पीछे कई बार हो जाता है, वीकेंड पे गेस्ट आ जाते हैं, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो उसके साथ में जो सोने से पहले एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है सारे स्विच ऑफ कर दे, दूर रहें। तो उससे क्या है कि हमारा दिमाग है ना, दिमाग के अंदर मतलब जैसे क्या है कि अगर हम कई बार कहते हैं कि भी कोई काम करना है और मतलब नींद आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, जाओ कॉफ़ी लेके आओ, चाय लेके आ जाओ, उससे क्या है, ये एफ्रोडियाजिक चीज़ें ऐसी होती है जो मेंटल एकदम अवेकनिंग कर देती है। जो सोशल मीडिया है, कंप्यूटर है, हमारे मोबाइल है, ये भी यही काम करते हैं कि एकदम से दिमाग को एकदम से तेज़ कर देते हैं, हमारे को जागरूक कर देते हैं, सचेत कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हमारे को दूर रखना है। चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, जैसे बता दिया, कोल्ड ड्रिंक ना पिए रात के समय में, उसमें सोने से पहले, ठीक है। और ये जब आप कहीं भी बैठे हो, एकदम से आप मोबाइल पकड़ते हो, कोई सीरियल देखना शुरू कर देते हो या कोई टॉपिक देखना शुरू करते हो, एकदम से दिमाग कंसंट्रेशन हो जाती है उसके अंदर, तो फिर वो चीज़ें आपको नींद आने में दिक्कत करती है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि लाइक लोग है ना हैबिचुअल हो चुके हैं फ़ोन यूज़ करने के,
या फिर यूँ मानिए कि एडिक्शन न सिर्फ फ़ोन का, आपने बताया कि चाय कॉफ़ी का भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाम को सोने से पहले ड्रिंक करते हैं। ये बोलते हैं कि हमें सोने के लिए जो है नींद नहीं आती है तो अल्कोहल हमें ज़रूरी है, या ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस पाल करके रखते हैं, नशे बहुत करते हैं। तो उन एडिक्शंस से कैसे पीछा छुड़वाया जा सकता है या उनसे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। देखो हम ये आदमी की हमेशा से याद रही है कि अपनी नाकामयाबी के पीछे या अपनी गलतियों के पीछे कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहता है वो, और अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए वो किसी न किसी चीज़ पर थोकता है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, पर ये चीज़ की वजह से मैं परेशान हूँ इसलिए नहीं हूँ। भाई आज मेरे को नींद नहीं आ रही इसलिए मेरे को ड्रिंक करनी पड़ रही है, या आज मेरे मतलब झगड़ा हुआ है किसी से इसलिए मेरे को ड्रिंक करनी पड़ रही है, या मूड ठीक, हाँ खुशी है तो चलो ड्रिंक कर लेते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ बहाने हैं। देखो हर चीज़ की हमारे को क्या देखना है कि जैसे एडिक्शन की बात करते हैं, एडिक्शन स्टार्ट में क्या होती है कि एक हैबिट बनती है। पहले आप जैसे ड्रिंक की आप अगर बात कर लेते हैं, चाय की बात करते हैं, चाय आपने बचपन से कभी नहीं पी होती, और अगर बच्चों को आप चाय से दूर रखोगे तो हो सकता है उनको लाइफ लॉन्ग कभी चाय की ज़रूरत ना पड़े। एक बार चाय को आड़ डाल देते हो, चाय के अंदर भी एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेन को ना अच्छे लगते हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और जब एक बार गया दोबारा जब जाएगा तो ब्रेन को अच्छा लगेगा, मतलब कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ टेस्ट है, कुछ स्वाद है उसका। तो तीसरी बार जब चाय कहीं बन रही होगी तो आपके मुंह से निकलेगा एक आधा कप चाय मेरे को दे देना। तो इसी चीज़ को सबको देखते हुए क्या होता है, धीरे धीरे वो आदत बनते बनते एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने के बाद में एडिक्शन क्या होती है कि हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप अपने आप को बचा नहीं रह ही नहीं सकते हैं। तो इससे बचने के लिए तरीका क्या है हमारे को कि बचाव की, जैसे आपने बात कही है कि हमारे को उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हमारे को शुरू से ही बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अल्कोहल की बात कर लो, स्मोकिंग की बात कर लो आप, या कोई हेरोइन है, सुल्फा है, या कोई ड्रग्स है, जो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है उनसे बच के रहना है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना। सबसे पहला काम तो यही है जी। उसके बाद डॉक्टर साहब, आजकल एक जनरली मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि एडिक्शंस हैं, आजकल मैं बच्चों में देख रही हूँ कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो टेक्नोलॉजी के इतने एडिक्टिव हो चुके हैं, और वो टेक्नोलॉजी उन्हें दिमागी रूप से इतना कमज़ोर, इतना ख़त्म बना रही है कि वो बच्चों की पता नहीं सोचने की क्षमता कहाँ चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के अपने घरों से भाग रहे हैं, घर पर चिट्ठियाँ लिख करके जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, या मतलब ऐसा क्या हो रहा है बच्चों के साथ कि इतनी छोटी सी एज में वो डिप्रेसिव होते चले जा रहे हैं, वो घर वालों से दूर भागना चाह रहे हैं? ये सब है ना, एक मैं इसी चीज़ पे बताना चाहता था आपको कि लाइफ के अंदर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमें हर तरह से हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम भाग दौड़ की दुनिया में अगर देखते हैं तो बच्चों की गलती उसमें नहीं है, बच्चों से ज़्यादा गलती हमारी पेरेंट्स की है। ठीक। अगर हम एक कमरे में देखेंगे तो बच्चे अपना मोबाइल अलग लेके बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अपना अलग अलग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, या टीवी में देखने में मशगूल है, या कुछ और घूमने फिरने में जा रहे हैं, और बच्चों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता है। बच्चों को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, खुद उनको अपना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। आज के दिन देखोगे आप, सोशलाइजेशन मैं तो कहता हूँ कि जीरो पहुँच चुका है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे टाइम में हम देखते थे फिजिकल गेम होते थे, बच्चे पूरा दिन खेलते रहते थे, पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होता था, कोई भी बात के लिए पेरेंट्स इंटरफेयर करते थे क्योंकि पेरेंट्स फ्री होते थे। शाम के टाइम में बैठना, दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, वो आज के दिन नहीं है छुट्टियों के अंदर। और ख़ास तौर पे जो कोरोना का पीरियड आया है, जो ये 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, जिसमें कि लॉकडाउन का पीरियड रहा है, बच्चे कट ऑफ हो चुके हैं सबसे। वो एक सोशल जो सर्कल था वो हमारा लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी था। सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है, सबसे पहला स्ट्रेस है। शुरुआत में ही कहा था कि सोशल लाइफ अगर खराब होगी तो मेंटल लाइफ ऑटोमेटिकली खराब होती चली जाएगी, और वैसा दिख भी रहा है बच्चों पर। तो अब इसमें बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ सोशल लाइफ। भी सोसाइटी के अंदर बच्चे आपस में फ्रेंड सर्कल हो, खेलें, उनको हर किसी को मतलब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसमें। तो जैसे कि सुबह उठने का रूटीन हो गया, खाने का रूटीन हो गया, उसके बाद स्कूल जाने का टाइम है, अभी स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल नहीं थे तो भी मतलब रूटीन भाई ऑनलाइन क्लासेस का होना चाहिए था। अब स्कूल जाने के बाद में उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या फ़ायदा होता है, एक तो बच्चों का सोशल लाइफ बन गई, बच्चों से फ्रेंडशिप हो गई है, वो अपने मन की बात उनसे खुल के कह सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के बाद में उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, और साउंड स्लीप मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब किसी भी आदमी को कोई बीमारी होती है, मेंटल इलनेस होती है, तो उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा मैंने बताया था आपको, भी बच्चा भी होता है तो उसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती जी, तो उसके साउंड स्लीप आएगी। जितनी देर वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल फ़ोन है, इन सबसे जो दूर रहेगा,
तो वो चीज़ भी उसके लिए अच्छी हो जाएगी। जब घर में आते हैं तो घर में आने के बाद में मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम दो, बच्चों की प्रॉब्लम सुनो, उनको नेचर के बारे में बताओ, उनको एटलीस्ट मतलब वीक में एक दिन आप नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्क के अंदर आसपास कहीं पे भी घुमा के लेके आओ। ज़रूरी नहीं है कि उसको शिमला मनाली घुमा के लेके आना है, आप अपने यहीं पे लोकल जैसे है, घर से बाहर निकलोगे, आप पार्क में जाओगे, पार्क के अंदर पक्षी है, पक्षी दिखाओ, ये कौन सा पक्षी है, ये पेड़ कौन सा है, ये क्या काम करता है। कहीं आसपास आप खेतों में ले जा सकते हो, पार्क ना सही अपने घर के खेतों में लेकर के जा सकते हैं, एटलीस्ट उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको नेचर के करीब रखना बहुत ज़रूरी है और नेचर में इंटरेस्ट करना ज़रूरी है। और एक ये जो हम जैसे हमारे स्कूल टाइम में भी आप देखते थे कि एक ट्रिप होते थे, मतलब हमारे जैसे स्कूल में लेके जाते थे, उसका रीज़न क्या होता था कि उसमें इस ट्रिप के बहाने ना एक दूसरे में इंटरेक्शन बनता है। आप बच्चों की प्रॉब्लम पेरेंट्स सुन सकते हैं, बच्चों की बात बता सकते हैं, घूमते फिरते हमारी बात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है। तो कई बार बच्चों को क्या होता है कि स्कूल में कुछ स्ट्रेस होता है, और जो आपने जो बात कही है कि 12-13 साल के बच्चों वाली बात है, वो चीज़ कहाँ पे आती है, उसमें एक चीज़ और आती है कि हमारी बॉडी जब है ना जैसे ग्रो करती है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब नियरली 10-11 साल आप मान सकते हो या 9-10 साल की उम्र बना सकते हो, जो उसमें लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिकल का डिफरेंस होता है। उनमें हार्मोनल सेम होते हैं, उनकी वॉइस भी सेम होती है, उनकी हाइट भी उस हिसाब से होती है, कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। जैसे 10-11 साल के बाद में एडोलेसेंट हार्मोन चेंज होते हैं, जो ये डिफाइन करते हैं कि मेल की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मस्कुलाइन बनेगी, फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। और जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। तो बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, वो उसमें घबरा जाता है एकदम से कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ये अजीब अजीब सी बातें हो रही है मेरी बॉडी में, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको अपने आप अट्रैक्शन होने लग जाता है कि जैसे फीमेल को मेल से होगा, मेल से फीमेल होगा। वो एक्सप्लोर भी करना चाहेंगे कि भी मतलब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे होता है, बड़े लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो एक जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली चीज़ होती है, जो एडोलेसेंट वाली चीज़ होती है, वो भी उनको दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस पैदा कर देती है और वो खुल के पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। तो मेरी इसमें पेरेंट्स से ये रहेगी कि मतलब कि जैसे मदर्स हैं अपनी डॉटर्स को, फादर है अपने सन को, या फिर दोनों बच्चों को जैसे भी जैसे लगता है, और उनको जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में ब्रॉडली सेक्स एजुकेशन ज़रूर करें। हमारे को बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर उनको ये बताना है कि दिस इज़ ए बॉडी रूटीन, हमारी बॉडी फेस इवॉल्व हो रही है, तो इस बारे में स्ट्रेस ना लेके और इस चीज़ को समझाए उनको, मतलब कैसे है। और वो बिल्कुल, और उसमें बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे रास्ते से ना बिगड़े और वो कोई गलत एक्सपेरिमेंट ना करे। ठीक है, तो वो उससे उनका जो सेक्स एजुकेशन का भी इसके अंदर जनरल हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा रोल है जी। तो सर ये तो बात हुई फिज़िकल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की। उसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसा कि मैं शुरू में कह रही थी, ये लोगों को पता ही नहीं चलता है वो बीमार हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर हो। इसके लिए अपने आप को ये पता लगाने के लिए कि क्या वो पूर्ण तरीके से ठीक हैं या नहीं हैं, तो उन्हें ज़रूरत है रूटीन चेकअप की। लेकिन रूटीन चेकअप को लोगों को लेकर के लोगों की धारणाएँ हैं कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, या ये देसी लैंग्वेज में बोलें तो डॉक्टर्स की जेबें भरने का तरीका है। तो ऐसे कुछ धारणाएं जो है लोगों की बनी हुई है रूटीन चेकअप को लेकर के, वो एक आम आदमी के लिए या किसी भी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? अगर इसको मैं सही मायने में बताऊँ आपको, तो हमारे हेल्थ को ना, हमारे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत या डॉक्टर की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि बीमारी होने के बाद भी पड़ती है। उसको एंटीसिपेटरी भी मतलब देखना जरूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक जो एग्जांपल बोलते हैं कि हम इलाज से परहेज बेहतर है। तो वो कैसे किया जाता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी कर दिया है और ऑल ओवर वर्ल्ड अभी हो रहा है। तो बर्थ भी आपका हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार है, पर हॉस्पिटल में होने से क्या है कि प्रिवेंटिव क्योर किया जाता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होनी है, डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, बच्चा स्वस्थ है, बच्चों को हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एंटिसिपेट करके उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एक चीज़। तो बच्चों को फिर हम जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव क्योर होता है एक तरह से। तो भाई टाइम पे अगर वैक्सीन लग गया तो बीमारी नहीं होगी, डिजीज़ फ्री रहेंगे। उसके बाद में अगर हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो हेल्थ चेकअप मस्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली मेंटली दिक्कत नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक एज के बाद में, जैसे 40 की एज हम एक लिमिट मान लेते हैं कि 40 के बाद में हर आदमी को एक बार ज़रूर हॉस्पिटल रूटीन में हर साल जाना चाहिए
अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। और आजकल इतनी सारी प्राइवेट लैब बनी हुई है, तो 2,500 का दे के अपने 25 टेस्ट, 30 टेस्ट, 40 टेस्ट का वो एक ब्लड टेस्ट सैंपल लेके रिपोर्ट दे देते हैं। फिर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, व्हाट्सएप पे ढूंढते रहते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड को भेजते रहते हैं, देखना जी कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज़ नहीं है। आप पैसे वेस्ट मत करो। 2,500 रुपये वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 200 रुपये डॉक्टर की फीस दो, आप अपना रूटीन ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कुछ चीज़ चेक कराओ। क्योंकि आप अगर जब जाओगे डॉक्टर के पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, आप सिर्फ ये जाना चाहते हो, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहते हो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, वो किसी के माथे पे लिखे नहीं आती है, ना उसको कोई ऐसे आवाज़ आती है अंदर से कि मेरे को शुगर हो गई है। वो तभी पता चलेगी जब आप शुगर का ब्लड टेस्ट करवाओगे, सैंपल कराओगे। तो ना ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की बीमारी बोलते हैं, बीपी की बीमारी बोलते हैं, उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे के मतलब कोई मीटर आ जाएगा। तो वो भी अब बीपी चेक कराओगे तो पता चलेगा। इसी तरह मतलब आप अगर कोई और इंटरनल हार्ट की बीमारी मान के चलते हो, कुछ एक बीमारियां ऐसी है जो एज के साथ साथ हमारी जो एज बढ़ती है तो बीमारियां आती है और रूटीन में आने की संभावना रहती है। तो आफ्टर 40 एवरी ईयर एवरी पर्सन शुड विजिट ए डॉक्टर, फीमेली फिजिशियन है उसके पास जाए, उसके पास रूटीन अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करवाए। और अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है उसके हिसाब से उसकी सारी जाँच होने के बाद में पता चल जाए। तो 2,500-3,000 वेस्ट ना करके, अननेसेसरी केवल लेबोरेटरी टेस्ट ना करवा के, एवरी ईयर एवरी पर्सन शुड विजिट ए फैमिली फिजिशियन आफ्टर 40। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इतने ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिन्होंने जो हमारे लिए जनरल लाइफस्टाइल है जिसको लेकर के हमसे चर्चा की है, जो ज़रूरी बिंदु हैं। शायद आप इन बिंदुओं को जानते भी हों या इनके बारे में सुना भी हो और आपको लगा भी हो कि ये तो इतनी कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, मगर हकीकत बताऊं आपको तो ये वो पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ के, अगर इनको आप फोकस कर लेते हैं, इनको आप सुधार लेते हैं, तो आई थिंक आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है सुधर सकती है। खैर, मेरा फर्ज था आप तक ये जो पॉइंट्स हैं पहुँचाना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय लिख करके भेजना। और हाँ, अगर कोई सवाल है तो वो भी लिख करके भेजना मत भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।